चैप्टर नंबर 4 में हमने ये तमाम डिस्कस किए हुए हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये किसी भी टैक्स पेयर की प्रोफाइल है। जो बंदा अपना टैक्स जमा करवाने जा रहा है, ये उसकी प्रोफाइल है, मतलब उसका नाम क्या है, वो कौन है, इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, उसके अलावा रेजिडेंट है या नहीं है, या नॉन रेजिडेंट है वो, फिर टैक्स ईयर हमारा कौन सा है, ये हमने डिस्कस किया होगा। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर इंडिविजुअल का लफ्ज लिख रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि इंडिविजुअल कौन है और कौन नहीं है। अगर यहाँ पे रेजिडेंट का वर्ड लिखा हुआ है, आपको रेजिडेंट का पता होगा कि रेजिडेंट कौन है कौन नहीं है। टैक्स ईयर का वर्ड है, आपको इस टैक्स ईयर के बारे में समझ आ रही होगी कि टैक्स ईयर जो है, टैक्स ईयर भी हमारा क्या है और क्या नहीं है, हमने डिस्कस किया होगा। अब सवाल जो हमारा आता है, सवाल है हमारा, हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अपना सफर आगाज करेंगे और उसके ऊपर हमने तमाम चीजें वगैरह अपने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ना टैक्स रजीम्स क्या है, उसको कितने किस्म है उसको देखते हैं। टैक्स रजीम्स क्या होती हैं? आप रजीम्स का मतलब ले सकते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, या जो लॉ या कानून, या किस तरह कोई चीज जो है वो हमारी अप्लाई हो रही होती है, सेट ऑफ लॉस को आप रजीम कह सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो रजीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में एनटीआर है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रजीम। उसके अलावा हमारे सिलेबस में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, हमारे सिलेबस में एफटीआर का कुछ पोर्शन है, और हमारे सिलेबस में मिनिमम टैक्स रजीम के बारे में भी कुछ डिस्कशन है। ये जो है ना सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एफटीआर और एनटीआर, हम आगे मूव करेंगे, हम इसको वहां पे डिस्कस कर लेंगे। एज ऑफ नाउ हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल टैक्स रजीम है, कि नॉर्मल रूल्स के मुताबिक, नॉर्मल प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम अपनी इनकम जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हमने देखनी है। और इस इनकम के ऊपर टैक्स किस तरह से पे किया जाएगा, इसके बारे में क्या करना है, हमने अब तमाम चीजें अपनी कैलकुलेट करना सीखनी है। अब नॉर्मल रूल्स क्या क्या है, जो नॉर्मल रजीम है उसके तहत क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब जितने भी हमारे पास 5 हेड्स हैं, हम उनको पकड़ते हैं, उनका हम सम करते हैं, उसमें से हम लेस कर देते हैं जो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। ये क्या होते हैं, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे अभी। इसको लेस करने के बाद हमारे पास क्या आती है, हमारे पास हमारी टैक्सेबल इनकम आती है, कि ये वो इनकम है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। फिर इस इनकम के ऊपर जो हमारे पास गिवन रेट्स होते हैं, हम वो रेट अप्लाई करते हैं, और वो रेट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है कि ये टैक्स हमने पे करना है। अब जो ये मेथड है, इसमें हम अपने पांचों हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे, और जो हम उनके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे, ये हमारी टैक्स नॉर्मल टैक्स रजीम कहला रही होती है। इस तरह हम क्या करेंगे, क्या है, इस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होंगे अपनी एनटीआर को, क्या होती है क्या नहीं होती। तो भी हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो नॉर्मल प्रिंसिपल्स के मुताबिक कर रहे होंगे। इसमें चलते हैं तो हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। आप कोई भी किसी भी इनकम का नाम लेंगे, वो इन पांचों हेड्स में से ही किसी ना किसी हेड के ऊपर फॉल कर रही होगी। तो अगर हम इन सारे इनकम को, सैलरी को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को, कैपिटल गेन को, अदर सोर्स को जमा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारी टोटल इनकम आ जाएगी कि ये मेरी क्या है, कुल इनकम है, टोटल आमदनी है जो मैंने पैसे कमाए हैं। फिर इस टोटल इनकम में से क्या किया जाएगा, इस टोटल इनकम में से हम लेस करवा रहे होते हैं जो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम तक हमने पहुंचना है, मकसद जो हमारा है। लेकिन अब हम अपने पहले हेड ऑफ इनकम को स्टार्ट कर रहे हैं, सैलरी। जो सैलरी है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं आपको एग्जामिनर का अगर ट्रेंड बताऊं, तो सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन चारों को मिला के वो एक सेपरेट न्यूमेरिकल पूछता है।
और इनकम फ्रॉम बिजनेस में से भी वो अब सेपरेट न्यूमेरिकल पूछना शुरू हो गया है। मतलब ये अकेला जो हेड ऑफ इनकम है ये आपको 15 से 20 नंबर का पेपर में वेटेज लेके बैठा हुआ होगा। तो जो रिसेंट 2 अटेम्प्ट है उसमें से आपको 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसमें से मिलेंगे, पेपर में टेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहे होते हैं। तो अराउंड इस पूरे इनकम टैक्स में से आपको 5 सवाल आने ही आने हैं, 5 एटलीस्ट होंगे, जिसमें से 2 आपको बड़े न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। तो ये जो एरिया है ये हमने न्यूमेरिकली भी करना है और ये हमने थ्योरेटिकली भी लेके चलना है। तो पहले जिस हम एरिया पे मूव कर रहे हैं वो एरिया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। सैलरी क्या होती है उसकी कैलकुलेशन जो है उसके बारे में हमने तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करनी है। अगर मैं इसकी कुछ बेसिक्स की बात करूं सैलरी क्या है तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से रिसीव हो रहे होते हैं। बेनिफिट्स, फायदे, ये वो फायदे हैं जो हमें हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, हम जिसके पास काम कर रहे हैं उसकी तरफ से हमें रिसीव हो रहे हैं। और सैलरी में जो सबसे बड़ा एक है कि सैलरी में हमें कोई किसी किस्म की डिडक्शंस जो है वो अलाउ नहीं होती। हम कोई किसी किस्म की डिडक्शंस वगैरह मतलब कोई एक्सपेंडिचर लेस नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा सुना है कि जिस मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया है, मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ, बट फैक्ट्री आने जाने पे मेरा 2,000 रुपया खर्चा आ जाता है, इसलिए मेरी तनख्वाह 8,000 रुपया है? तो कभी आप इस तरह का वर्ड सुना है? द आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं होता। तो सैलरी में हमें एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो है वो अलाउ नहीं हो रहे होते। और यहाँ पे जो रिलेशन है वो बड़ा अहम है। इसमें 2 पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व है। एक होगा आपका एम्प्लॉयर जो मालिक है, और दूसरा होगा वो आपका एम्प्लॉय है जो मुलाजिम, ये मुलाजिम है। तो मालिक की तरफ से जो बेनिफिट्स, जो फायदे इस मालिक को मिल रहे हैं वो क्या होंगे? वो सारे के सारे इसकी इनकम का पार्ट बनेंगे। हम इस मुलाजिम की इनकम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं जो इसको पैसे वगैरह मिल रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप बड़ा अहम है, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, वो बड़ा अहम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हमने यहाँ पे देखना है कि एक पार्टी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर हमारा मालिक है, दूसरी एम्प्लॉय है वो हमारा मुलाजिम है। जो इस एम्प्लॉयर की तरफ से इस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेंगे किस के वजह से, किस रिलेशन की वजह से? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की वजह से। वो तमाम बेनिफिट्स क्या होंगे? वो इसकी सैलरी का, वो इसकी इनकम का पार्ट बनेंगे। तो अब हम पहला हेड ऑफ इनकम जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय की। तो हम तमाम चीजें जो सीखेंगे वो किसके सीखेंगे? वो इस एम्प्लॉय के बारे में सीख रहे होंगे। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशन की और एम्प्लॉय की डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है। इसको रीड आउट कर लें, इसको मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय का मतलब वो बंदा है जो एंगेजमेंट में, जो एम्प्लॉयमेंट की एंगेजमेंट में है। एम्प्लॉयर वो बंदा है जिसने उसको एंगेज किया है और उसको रेम्यूनरेट कर रहा है, उसको सैलरी वगैरह दे रहा है, उसको इनकम वगैरह दे रहा है, वो एम्प्लॉयर है। और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है ही है। इसमें क्या कुछ शामिल है? डायरेक्टरशिप, मतलब अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अब आप उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप का, आपका और उस कंपनी का रिलेशन यही है कि आप उसके एम्प्लॉय हैं, या आप किसी दूसरे ऑफिस में इन्वॉल्व हैं, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी की, आप कंपनी के मैनेजमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय ही कंसिडर होंगे। या आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है जो एंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स और असर्टेनेबल रेम्यूनरेशन, जिसकी वजह से आपको फिक्स या कोई भी रकम जो है वो रिसीव हो रही है, तो आप तब भी क्या ट्रीट होंगे? आपका वो रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन कंसिडर हो रहा होगा, बिकॉज आपको जो है वो पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी आप देख लेते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, किसी पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या कंसीडर होगा? वो भी आपका एम्प्लॉयमेंटशिप कंसीडर हो रहा होगा। तो ये चीज जो है हमारी एम्प्लॉयमेंटशिप की डेफिनेशन में आ रही होती है। जैसे ये MNS जो होते हैं, जो MPS होते हैं, ये भी क्या कर रहे होते हैं? पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठे होते हैं। तो इनकी जो होती है होल्डिंग वगैरह MNMship, वो भी क्या होगी हमारी इसमें कंसिडर हो रही होती है, एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर हो रही होती है।
तो ये चीज़ जो है हमारे एम्प्लॉयमेंटशिप के डेफिनेशन में आती है। इसको आपने बस रीड आउट करना है, इसके मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है।